जय हिंद साथियों। मद्य निषेध सिपाही की वर्दी कोई खैरात में नहीं मिलती, इसे अपने मेहनत से छीनना पड़ता है। आज ऑल एग्जाम PYQ पर आ गया है महामुकाबला प्रैक्टिस सेट 16। आज के ये सवाल तय करेंगे कि आपकी तैयारी में कितना दम है और कौन इस बार मेरिट लिस्ट में जगह बनाएगा। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है। तो आपको याद रखना है, एक अश्वशक्ति में जो कि 746 वाट होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है वाट होता है। तो फर्स्ट का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, परम शून्य ताप का मान जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक मतलब उबलने का बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो याद रखना है -40 डिग्री तापमान पर। तो आपको याद रखना है 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है। तो याद रखना है ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक धातु जो कि चांदी है। और ऊष्मा का सबसे खराब चालक मतलब कुचालक कौन सा है, तो याद रखना शीशा हो जाएगा। और ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, तो याद रखना जूल। अब बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 कैलोरी होती है। तो आपको याद रखना है 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखना है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। अब प्रोटॉन को खोज किसने की थी, तो याद रखना है गोल्डस्टीन। और नाम किसने, तो रदरफोर्ड ने दिए थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखना है जेम्स चैडविक ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो याद रखना है रदरफोर्ड ने। तो 4 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से क्या उपस्थित होते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो याद रखना है ऋणात्मक आवेश होता है। अब प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश होता है। तो 5 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु विद्युत की सुचालक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, ग्रेफाइट है नो, तो ये जो कि अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। और पेंसिल की लीड बनने में किसका उपयोग होता है, तो ग्रेफाइट का। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो याद रखना है यूरेनियम है। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो कि हाइड्रोजन है। तो याद रखना है 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो देखो, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी किए थे। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, तो याद रखना 20 रुपये। और वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की, तो याद रखना वैज्ञानिक आधार पर पूछा है, तो VKRV राव ने। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में कौन करता है, तो याद रखना है NSO करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। तो 7 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है महंगाई के दौरान मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना है घट जाता है। और मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। अब मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है, तो याद रखना है ऋणी को सबसे अधिक लाभ होता है। अब मुद्रास्फीति से सबसे अधिक नुकसान किसे होता है, तो याद रखना है लेनदार को नुकसान होता है। तो 8 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो याद रखना है, देखो 1 रुपये के नोट पर जो कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है, तो RBI जारी करता है। 1 रुपये के बड़े नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है,
तो याद रखना है 1 रुपये से बड़े नोट जो होते हैं उस पे सारे पर जो कि आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अब भारत में सिक्कों की ढलाई का काम किसके अधीन है? तो याद रखना है भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय का अधीन है। तो आपको याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेसर का नियम का संबंध किससे है? तो याद रखना है ग्रेसर का नियम का संबंध जो कि मुद्रा के प्रचलन से है। और ग्रेसर का नियम क्या कहता है? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो आपको याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वयस्क मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो कि कितनी होती है? तो याद रखना है 206 होती है। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात में पूछा है तो 300 होती है लगभग। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो याद रखना है फीमर जो कि जांघ की हड्डी है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है जो कि कान की हड्डी है। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो याद रखना है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो कि सेरेब्रम है यानी कि प्रमस्तिष्क। और बुद्धिमत्ता, स्मृति और सोचने का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो सेरेब्रम है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो सेरेबेलम करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो याद रखना है मेडुला ओब्लांगेटा है। तो आपको याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या है? तो याद रखना है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई जो कि न्यूरॉन है। और किडनी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो कि नेफ्रॉन है। और यहाँ पे देखो ईईजी का प्रयोग किस अंग की गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है? तो याद रखना है मस्तिष्क का। और ईसीजी का प्रयोग किस अंग के लिए होता है? तो हृदय के लिए होता है। तो 13 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो याद रखना है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो कि आयु 65 वर्ष है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना है हिरार जे कानिया थे। तो आपको याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो याद रखना है 62 वर्ष होता है। और वही सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना है जो कि संबंधित राज्य का राज्यपाल कराता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। तो याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो याद रखना है जो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो याद रखना है अनुच्छेद 226 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय कुल कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के। और डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहे थे। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत किस वर्ष लौटे थे? तो याद रखना है 1915 में। और 9 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन था? तो याद रखना है गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के विरुद्ध में था? तो याद रखना है तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में था।
गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया? तो याद रखना है राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को दिए थे। तो आपको याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो याद रखना है अमृतसर जो कि पंजाब में है। और जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर गोली किसने चलवाई? तो याद रखना है जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। और इस हत्याकांड के विरोध में यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो आपको याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को आपस लिया गया था? तो याद रखना है असहयोग आंदोलन को आपस लिया गया था चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण। और चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो याद रखना है 4 फरवरी 1922 को हुई थी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में। चौरी चौरा स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन घटना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है काकोरी ट्रेन डकैती घटना जो कि ये 1925 में हुई थी। इस घटना को किस क्रांतिकारी संगठन ने अंजाम दिया? तो याद रखना है हिंदुस्तान पब्लिकन एसोसिएशन संगठन ने अंजाम दिया। और इसमें मुख्य रूप से किसे फांसी हुई थी? तो याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ पे अशफाक उल्लाह खान की आदि को फांसी हुई थी। और साइमन कमीशन भारत किस वर्ष पहुंचा था? तो याद रखना 1928 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। और लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने कौन सा मुख्य प्रस्ताव पारित किया? तो याद रखना है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना है स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ था? तो रावी नदी के तट पर हुआ था। तो 22 का आंसर याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो कि साबरमती आश्रम से किए थे। और दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो याद रखना 22 मार्च 1930 को। दांडी पहुंचकर नमक कानून कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल 1930 को। इसके तुरंत बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किए? तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ इसके बाद। तो आपको याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 1931 को हुआ था। और इस समझौते के बाद गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो याद रखना है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, जो कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। तो आपको याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है रोरिंग फोर्टिज क्या है? तो देखो रोरिंग फोर्टिज मतलब यहाँ पे गरजता चालीसा। तो देखो ये जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तेज पछुआ पवने हैं। और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो याद रखना है भयंकर पचासा कहते हैं। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो चिकता साठा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के पास शांत वायु दाब क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखना है डोल ड्रम यानी कि शांत पेटी कहते हैं। तो 25 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है चिकून किस देश में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन है? तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि बहने वाली ये गर्म स्थानीय पवन है। और चिकून पवन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है हिम भक्षी के नाम से जाना जाता है। और लू किस क्षेत्र में बहने वाली गर्म पवन है? तो याद रखना उत्तर भारत में।
और यहाँ पे सिराको गर्म हवा किस मरुस्थल से उठती है, तो याद रखना सहारा मरुस्थल से उठती है। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, टोर्नेडो मुख्य रूप से क्या है, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक भयंकर चक्रवात है जो ये टोर्नेडो है नो, तो ये एक भयंकर चक्रवात है। और टोर्नेडो सबसे ज़्यादा किस देश में आते हैं, तो याद रखना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे कैरेबियन सागर में आने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं, तो याद रखना हरिकेन कहते हैं। और चीन सागर में उठने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं, तो याद रखना है जो कि टाइफून कहते हैं। तो 27 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौन, तो यहाँ पे MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना है नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, गेहूं का। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1960 के दशक में, याद रखना है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किसके उत्पादन से है, तो याद रखना है दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये जो कि डेयरी क्षेत्र मतलब दूध उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति का संबंध जो कि मत्स्य उत्पादन से है। तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बोई जाने वाली रबी फसल का मुख्य उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना है गेहूं है जो कि ये रबी फसल है। और रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं, तो अक्टूबर नवंबर में। और चना मटर और सरसों किस प्रकार की फसल है, तो ये रबी फसल है। और रबी की फसलें कब काटी जाती हैं, तो याद रखना मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख खरीफ फसल है, तो देखो खरीफ फसल जो कि धान है, याद रखना है। और खरीफ की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं, तो जून जुलाई में। और बाजरा मक्का और सोयाबीन कैसी फसलें हैं, तो याद रखना ये जो कि खरीफ फसल है। और मूंगफली और कपास किस प्रकार की फसल के उदाहरण है, तो ये जो कि खरीफ फसल की उदाहरण है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है, तो देखो गेटवे ऑफ इंडिया पूछा है तो ये मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया था, तो याद रखना है किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और नई दिल्ली शहर का मुख्य वास्तुकार कौन है, तो याद रखना है यहाँ पे एडविन लुटियंस है, आपको याद रखना है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना है कुली कुतुब शाह ने जो कि चार मीनार का निर्माण करवाए थे। और यहाँ पे चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में हुआ था, तो प्लेग के। और दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो याद रखना है शाहजहां ने। और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है, तो याद रखना जयपुर में है। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना सवाई प्रताप सिंह ने। और जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो अकबर ने। तो 34 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, LBW और मिली पॉइंट शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है ये जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। और गुगली और यॉर्कर शब्द किस खेल से है, तो याद रखना क्रिकेट से। डक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो याद रखना क्रिकेट में। और यहाँ पे स्टम्प आउट और हैट्रिक किस खेल से जुड़े हैं, तो याद रखना ये भी क्रिकेट से जुड़े हैं। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है तैराकी खेल से है। और यहाँ पे क्रिस्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक का संबंध किससे है, तो याद रखना तैराकी से है।
और यहाँ पे ड्राई बोल्ड शब्दावली का प्रयोग किस में होता है, तो तैराकी में। और भारत के प्रसिद्ध तैराक कौन है, तो याद रखना है जो कि साजन प्रकाश है। तो आपको याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, नॉक आउट और पंच शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं, तो याद रखना है मुक्केबाजी खेल में प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पे अपर कट और रिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना मुक्केबाजी से संबंधित है। और यहाँ पे बुल आई शब्द का प्रयोग किस में होता है, तो याद रखना निशानेबाजी में होता है। और कुश्ती के खेलने के स्थान को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है आंखड़ा या मैट कहते हैं। तो आपको याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, चेकमेट और ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शतरंज खेल में, जो कि चेकमेट और ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग होता है। और यहाँ पे कैम्बिट और पॉन शब्द किस खेल से है, तो याद रखना शतरंज से। अब भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो याद रखना विश्वनाथ आनंद थे। और शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो 64 होता है। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और श्रीलंका के जो कि देशों के बीच पाक जल संधि है। और पाक जल संधि किन दो सागरों मतलब खाड़ियों को है, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। 8 डिग्री चैनल किससे अलग करता है, तो याद रखना है मालदीव और मिनिकॉय को। और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो याद रखना है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो कि डेविस जल संधि है। और डेविस जल संधि किन दो क्षेत्रों को अलग करती है, तो याद रखना है ग्रीनलैंड और कनाडा को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। और जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो याद रखना है यूरोप और अफ्रीका को। तो 40 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, मलका जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, जो कि मलका जल संधि जोड़ती है। और मलका जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो याद रखना है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर। और प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बेरिंग जल संधि, जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो कि अलग करती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि के। और यहाँ पे डोवर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, तो याद रखना है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। और यहाँ पे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखना है आरती साहा थी। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखो विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी हो जाएगा। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र को। और पानी के आयतन मतलब चौड़ाई के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका में है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना है यांगत्जे नदी जो कि चीन में है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि जाम्बेजी नदी पे स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखना है एजिल जलप्रपात। और एजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो वेनेजुएला में। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो याद रखना है कांगो नदी है। तो 44 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, मकर रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लिम्पोपो नदी, जो कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है।
और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना है वोल्गा नदी है। और लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो याद रखना है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। और रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो याद रखना है सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। और रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना है सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि यकृत है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78% है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 21% है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है, जो कि अब 4% हो गया है, याद रखना है। और वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। तो 48 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध अंग्रेज में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था जिसे हार मिली? तो सिराजुद्दौला था। और बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया। और द्वैध शासन बंगाल में किसने लगाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखना BN राव थे। तो साथियों 50 नंबर का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, जय भारत।